बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 क्लास 10 का टॉपिक है ओहम्स लॉ। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वोल्ट मीटर को एक्सप्लेन किया था कि कैसे वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड हाउ इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो आज हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ पढ़ने से पहले हम यहाँ पे करेंगे, हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी देखनी है और उसकी वजह उस एक्टिविटी के बेस पे हम क्या करेंगे, ओहम्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्टिविटी में क्या है, हमने यहाँ पे कोई भी नाइक्रोम की वायर ले लिए। नाइक्रोम बेसिकली क्या चीज़ होती है, एक कंडक्टर होता है, उसकी जो रेजिस्टर है उसको हम लोगों ने इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया और उस वायर को हम लोगों ने किससे कनेक्ट कर दिया, एमीटर के साथ, बैटरी के साथ और क्लोज पाथ में कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सर्किट में जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है दिस इज़ एमीटर। एमीटर करंट को मेजर करेगा जो कि हमने सीरीज़ में लगा दिया है, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। इसको हमने इस कंडक्टिंग वायर के साथ पैरेलल में लगा दिया क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज़ में करंट सेम रहता है। तो इसीलिए एमीटर को सीरीज़ में लगाएंगे और वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाएंगे। हम यहाँ पे एक और साइन देखेंगे कि बैटरी का साइन हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन बैटरी के अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे एरो है। एरो का मतलब ये शो करता है कि ये बैटरी वेरिएबल बैटरी है, यानी इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप इसमें और सेल्स ऐड कर दें तो इसकी जो वोल्टेज होती है या बैटरी की जो ईएमएफ होती है इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ सेल्स। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बैटरी इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे और वोल्टेज की और करंट की वैल्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे कि वोल्टेज इंक्रीज़ करने से करंट की वैल्यू किस तरह इंक्रीज़ होती है, वो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना है स्टार्टिंग में वो कितना है, 1.5 वोल्ट की ले लें। अच्छा, एमीटर और सीरीज लगा दिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक्टिविटी से, हमने इस एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से कुछ रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे आए हैं, जिसको यहाँ पे हमने इस कॉलम में एक्सप्रेस किया हुआ है। यानी वोल्टेज को मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू करंट, वोल्टेज को आप मेजर करोगे वोल्ट्स में विद द हेल्प ऑफ द वोल्ट मीटर, और करंट को आप मेजर करोगे एम्पेयर्स में विद द हेल्प ऑफ द एम मीटर, जो कि हम लोगों ने दोनों सर्किट में लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे देखा, जब हम लोगों ने वोल्टेज हमने यहाँ पे ली 2 वोल्ट्स, तो उसके लिए हमारे पास करंट कितना है, 0.5 एम्पेयर। उसके बाद हमने वोल्टेज को कुछ इंक्रीज़ कर दिया। कितना इंक्रीज़ कर दिया, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। तो कितना इंक्रीज़ कर दिया, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट के लिए जब हमने करंट मेजर किया एम मीटर से तो वो कितना आ गया, 1 एम्पेयर। उसके बाद अगर हम देखें तो वोल्टेज अगर 8 वोल्ट्स है तो यहाँ पे करंट कितना हो गया, 2 वोल्ट। और वोल्टेज जब 10 वोल्ट थी तो करंट हमारे पास एमीटर से हमने रिकॉर्ड किया वो 2.5 वोल्ट एम्पेयर, सॉरी। और जब वोल्टेज 12 वोल्ट थी तो यहाँ पे करंट कितना आ गया, 3 एम्पेयर। अब इस टेबल में अगर आप गौर करें तो इस टेबल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि करंट और वोल्टेज की अगर वैल्यू देखें तो वो साथ साथ इंक्रीज़ कर रही है। यानी अगर वोल्टेज इंक्रीज़ करी तो उसके साथ जो है वो करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है। यानी वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज बढ़ाने से करंट जो है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें, अगर हम यहाँ पे देखें V डिवाइडेड बाय I कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें 2 डिवाइडेड बाय 0.5 मेजर करें तो 2 डिवाइडेड बाय 0.5 अगर हमने मेजर किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4। 4 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 4। यानी कि इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम लोगों ने डिवाइड किया, V डिवाइडेड बाय I हमने कैलकुलेट किया, तो डिवाइड करने से हमारे पास इन सब वैल्यूज़ में क्या आंसर आता है, 4। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी सारी वैल्यूज़ कितनी आ गई, 4। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि उन दोनों के जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है विच इज़ 4। सो आप यूँ कह सकते हो कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी इंक्रीज़ कर जाता है। अब इन एक्टिविटी से हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन V एंड I। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन हमें ये बताती है कि वोल्टेज जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उन वैल्यूज़ को हमने जब मेजर किया तो हमारे पास स्लोप से क्या आंसर आ गया। स्लोप बेसिकली क्या होती है, स्लोप जो है वो क्या होती है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो y डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। यानी हर पॉइंट के लिए आंसर कितना आ गया, 4। हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर आप एक वायर ले लें, उसकी बैटरी
और बैटरी को कितनी सप्लाई करें 3 वोल्ट, और वही उसी वायर को अगर आप बैटरी 1.5 वोल्ट सप्लाई करें तो आप ये देखते हो कि फर्स्ट वाली जो वायर है जिसको आपने ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई की थी उसका करंट जो है वो डबल है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वायर। यानी इस एग्जाम्पल से ये प्रूव हो गया कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ। इन 1826 जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमन ओहम ने एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया था कि जो अमाउंट ऑफ द करंट होती है विच पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि इसने ये एक्सप्लेन किया था कि करंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वोल्टेज के। यानी करंट के बढ़ाने से, वोल्टेज के बढ़ाने से करंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ये इसने एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसके लिए उसने कंडीशन बताई थी कि टेम्परेचर उस कंडक्टर का और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट बेसिकली कहेंगे रेजिस्टेंस को, ये दोनों वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म थी ओहम्स लॉ की वो क्या थी, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ देखते हैं, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया, उस कांस्टेंट को हम लोग कहते होते हैं कैपिटल आर, and this R is called constant of proportionality, and this constant of proportionality is basically the resistance of the conductor। अगर हम इस कांस्टेंट की अगर हम SI यूनिट की बात करें तो उसका SI यूनिट होता है ओहम्स, एंड ओहम इज इक्वल टू, अगर हम R की बात करें तो R किसके इक्वल आएगा, V डिवाइडेड बाई I। तो यहाँ पे V क्या होगा, वोल्ट, और I क्या होगा, करंट, एम्पेयर में। तो वोल्ट पर एम्पियर किसका यूनिट होगा, रेजिस्टेंस का, जो कि क्या है, ओहम। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। और इसका स्लोप देखें तो स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, V बाई आई। तो यहाँ V बाई आई क्या बता रहा होगा, बेसिकली ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बता रहा होता है, रेजिस्टेंस को। अगर हम इस ओहम्स लॉ को इस फॉर्म में लिख लें, पहले हम लोगों ने V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I किया था, अगर हम I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V करें तो उस वक्त यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे, उसे हम कहते हैं G, एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और अगर हम यहाँ से V डिवाइडेड बाई I कैलकुलेट करें तो इक्वेशन के इस साइड पे क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू 1 बाई आई 1 बाई जी आई, यानी 1 बाई जी जो है वो किसकी इक्वल होती है, रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस जो है तो वो कंडक्टेंस की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ 1 बाई जी की जगह पे हम R पुट कर देंगे तो हमारे पास वही वाला फार्मूला ऑब्टेन हो जाएगा जो हमने प्रीवियस में भी किया था। अगर हम I और V का ग्राफ प्लॉट करें तो I और V का ग्राफ क्या होगा, स्लोप। अगर इस ग्राफ का स्लोप देखें तो स्लोप बेसिकली क्या होती है, वैल्यूज ऑफ द वाई एक्सिस, वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे इसका स्लोप देखें तो स्लोप इसका क्या होगा, I डिवाइडेड बाई V विच इज़ इक्वल टू 1 बाई R। सो अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विच ऑफर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। यानी किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस का एक्चुअली मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, ऑपोजिशन होती है फॉर द फ्लो ऑफ द करंट। यानी अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस का करंट के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है। और ये ऑपोजिशन आती कहाँ से है, ये आती है बाय द कोलिजन ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस। जब आप किसी भी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो उस कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब एटम के साथ कोलिजन करते हैं तो उस कोलिजन के रिजल्ट में क्या होता है, ऑपोजिशन आती है। तो उस ऑपोजिशन की वजह से हम कह सकते हैं कि दिस ऑपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। रेजिस्टेंस का अगर हम फार्मूला देखें तो वो क्या होगा, R इज इक्वल टू वी बाई आई। ओहम्स लॉ से अगर हम कैलकुलेट करें तो V इज इक्वल टू आई आर, और अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो होगी V बाई आई। SI यूनिट अगर हम बात करें तो SI यूनिट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड ओहम। यानी 1 ओहम किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर। अगर हम यहाँ पे 1 ओहम को डिफाइन करें जो रेजिस्टेंस का SI यूनिट है तो वो कितना होगा, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट सप्लाई करेंगे किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस तो उसमें करंट कितना पास होना चाहिए, 1 एम्पेयर। तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 ओहम। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स जो है वो क्या होती हैं। ओहमिक कंडक्टर वो होंगे जो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगी।
तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें।